नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। जैसा कि देख सकते हैं, नो स्कूल नो फीस रोहतास के डीएम ने जारी किया निर्देश। क्या निर्देश सही है या क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। छात्रों से स्कूल फीस लेने का दिया निर्देश है। कुछ निर्देश है, क्या रियायत मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। जैसे काफी पेरेंट्स नाराज हैं कि नो स्कूल नो फीस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ अभी सासाराम से लाइव बने अतेंद्र सिंह, उसी जगह से इन लोगों ने डीएम को लेटर दिया है। क्या उसका नोटिफिकेशन से क्या होने वाला है और सारे पक्ष पर हम सिलसिलेवार ढंग से आपसे बात करेंगे। अतेंद्र सिंह जी, आप पहले तो एसटीजी न्यूज चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अतेंद्र जी, ये मुद्दा आप लोगों ने नो स्कूल नो फीस की मुद्दा आप लोगों कैसे उठाई, इस बात को थोड़ा समझाइए। क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर फीस नहीं दिया जाएगा तो जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं, 5 से 10,000 15,000 तक उनकी सैलरी, एक परिवार चलता है। ऐसे में उनका क्या होगा, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं। ऐसे में आप लोग क्या क्या डीएम से आप लोग डिमांड करना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले तो जो आपका प्रश्न है, इसको हम लोग इस तरह से समझें कि आज के तारीख में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो एक व्यवसाय कर रहे हैं और व्यवसायी के तौर पर उनका करोड़ों का एसेट है और वो शिक्षकों से और अपने एम्प्लॉय से जीवन भर कमाई करते हैं। काफी राशि उनको मिलती है और इसके अलावे साल में कई तरह के फी वो ले रहे हैं डेवलपमेंट चार्ज वगैरह के नाम पर। लेकिन डेवलपमेंट बच्चे का तो कर नहीं रहे हैं, बच्चे को तो सिर्फ ट्यूशन दे रहे हैं, डेवलपमेंट तो अपना करते हैं। जो भी ऐसे ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं, कई सारे ऐसे जूम ऐप है, कई सारे ऐप है जिसके थ्रू क्लासेज ऑनलाइन ली जा रही है। इसलिए इस समय महामारी है तो सबको ध्यान रखना होगा। अतेंद्र सिंह जी, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसको हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि यदि स्कूल प्रबंधन को बहुत समस्या है, कोशिश तो उनको करना चाहिए कि अपने पास से वो 2-3 महीने का अपने एम्प्लॉय को एक सैलरी पेमेंट करें। ये व्यवहारिकता में, नैतिकता में हर तरह से उनको करना चाहिए। बहुत लोग कर भी रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक प्राइवेट बस के मालिक हैं या एक स्कूल के एक ट्रक चलाने वाले हैं। बहुत सारे व्यवसाय के लोग हैं जिनका व्यवसाय बंद है, लेकिन वो सरकार का भी पूरा टैक्स दे रहे हैं, उनका परमिट का टैक्स, सब चीज लग रहा है और वो अपने एम्प्लॉय को भी रखे हुए हैं। एक किसान को भी ले लीजिए तो हम गांवों में भी इस तरह का सिस्टम है कि एक किसान अपने यहाँ जो रखते हैं अपने काम करने के लिए सहयोगी और मजदूर को, उनको साल में उनके राशन और वगैरह वगैरह का जो भी तय किए होते हैं उनको देते हैं एक बार और उनका पूरा जिम्मेवारी उठाते हैं साल भर में, चाहे काम हो या ना हो। अतेंद्र जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा। चलिए, बड़े स्कूलों वाले तो 2 महीने 3 महीने की फीस अपने एम्प्लॉय को दे देंगे, लेकिन कोई ऐसा है कि जो बिल्डिंग को ही रेंट पर लेकर अपना व्यवसाय चला रहा हो, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको आप लोग कैसे सोच रहे हैं वो अपने टीचर के एम्प्लॉय को कैसे सैलरी देगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। हर कोई, ये बड़ा आपने जो करोड़ की बात की है, ये हर कोई नहीं है, ठीक है। कुछ लिए भी रमेश जी, उनके लिए भी अगर वो गार्जियन के साथ बैठ करके अगर बात करेंगे, कुछ गार्जियन के साथ बैठ जाएं अपने स्कूल के अभिभावकों के साथ, और अगर ये तो तय है कि कोई भी स्कूल सिर्फ उतना ही फी नहीं ले रहा है जितना की सैलरी दे रहा है, तो कम से कम नो प्रॉफिट पर इतना दिन तो कम से कम वो काम चला ही सकता है कि प्रॉफिट न ले और वो फीस को कम कर दे। किस किस फीस की बात करें? ट्यूशन फीस है, गाड़ी की फीस है, इलेक्ट्रिक की फीस है, जनरेटर जो लगता है उसकी फीस होती है। क्या क्या आप लोग चाहते हैं? गाड़ी का तो रमेश जी एकदम तय है। बहुत सारे स्कूल में चलने वाले गाड़ियों को हम लोग व्यक्तिगत रूप से जान रहे हैं,
जिनको प्राइवेट गाड़ी विद्यालय लेकर रखे हुए हैं और जब चलता है तभी उनको वो पैसा पेमेंट करते हैं। और स्टाफ जो है गाड़ी वाले के जिम्मे रहता है, बस मालिक के जिम्मे ही स्टाफ की जिम्मेवारी होती है। स्कूल को उसके पेमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। तो चला नहीं रहे तो उसका तो एकदम नहीं लेना चाहिए। रही बात वार्षिक रूप से जो पेमेंट लेते हैं, डेवलपमेंट चार्ज वगैरह वगैरह, वो भी लगभग स्कूल ले ही लिए हैं। और कुछ थोड़ा बहुत जो बचे होंगे, मान लीजिए उसमें अगर वो कुछ कंसेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ट्यूशन फी का जहाँ तक बात है, तो ट्यूशन फी में देखिए बहुत से बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है या एक गार्जियन के पास एक मोबाइल है और 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं, बहुत लोगों के पास नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ये सब ऑनलाइन वगैरह बहुत हद तक फेलुअर है। किसी बच्चे को इस तरह का कोई प्रशिक्षण पहले मिला नहीं, अचानक ये सब समस्या आया। बहुत सारे शिक्षक को भी यह प्रशिक्षण नहीं है कि वो किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अब एक चीज और है, कुछ तो समझना पड़ेगा। जैसे रमेश जी मान लीजिए कि दूध वाले दूध देते हैं और लॉकडाउन के पीरियड में उनका ग्राहक कहीं फंस गया और वह दूध नहीं ले, और उसको दूध वाला कहे कि हम गाय को चारा खिलाते हैं, खली खिलाते हैं और उसका आप पैसा दीजिए, तो यह व्यवहारिक नहीं लगता है। देखिए आपका बात, देखिए सुनी बात तिंदा जी, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। दोनों में फर्क है। देखिए वहां गाय का जो दूध से आप कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर स्कूल की समस्या है कि जो अपने स्टाफ को रखा है, जैसे कि जो टीचर को रखा है वो मंथली है, ना कि वो जिस दिन नहीं आएंगे उनकी सैलरी कटेगी। हर कुछ स्कूल में जैसे ट्यून हो गया, यहाँ गाड़ी लगी है, या कई भी चीजें होती है वहां मंथली होता है। तो ऐसे में स्कूल के पास ये बड़ा एक समस्या खड़ी हो जाती है इस चीजों को लेकर कि चलिए अभी भी 1 महीना का स्कूल मान लीजिए माना कर दे, ये कोरोना कब तक रहेगा किसी को नहीं पता कि आखिर कब तक ये चीजें आप लोग इसका बहिष्कार करेंगे। रमेश जी, यदि समस्या स्कूल के पास है तो समस्या अभिभावकों के पास भी तो है। उनका भी सारा व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है, उनके पास कोई इनकम का जरिया नहीं है और बच्चे को जो शिक्षा स्कूल से आमतौर पर मिलती थी वो मिल नहीं रही है। तो इसमें सबको थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज करना चाहिए। यानी आप कंप्रोमाइज की बात करें, पूरा मतलब कि फ्री नहीं करने की बात करें, कंप्रोमाइज की बात कर रहे हैं। हम ये करें कि जो स्कूल सक्षम है उनको नैतिकता के आधार पर, जिनके यहाँ जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं और फी भी उनका बहुत ज्यादा है, जबकि सैलरी बहुत कम में काम चल जाता है, उसके अलावा उनके पास फी का बहुत पैसा बचता है। तो अभी कम से कम नो प्रॉफिट पर काम करें और लॉकडाउन पीरियड तक, फिर बाद में तो जैसे चलता है चलता ही है। और दूसरी बात कि मान लीजिए जो स्कूल कमजोर है तो अभिभावक के साथ बात करके कि नहीं हमारे पास 15 टीचर हैं या 50 टीचर हैं, इतना सैलरी का कुल जाता है, इतना फी आता है, तो उसमें वो एक कंसेशन अपना ही कर दें। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि किसी का सैलरी बंद कर दीजिए, किसी का विद्यालय एकदम बंद कर दीजिए, बैठा बैठा दीजिए, ऐसा हम लोग थोड़े कह रहे हैं। रियायत की बात कर रहे हैं कि जहां तक हो नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम कीजिए, इसलिए कि अगर समस्या जैसे आपने कहा कि स्कूल के साथ है, वैसे पेरेंट्स की भी साथ भी वही समस्या है कि उनके भी रोजगार खत्म हो गए। इसमें स्कूल वाले को और अभिभावक से मिलकर आपस में बातचीत से, क्या कुछ लोग ऐसे स्कूल हैं जो मानवता दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे स्कूल हैं जो सामने आ रहे हैं कि नहीं नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम कर रहे हैं? कुछ विद्यालय का संकेत आ रहा है धीरे धीरे कि अभिभावकों पर दबाव नहीं दिया जाएगा फी के लिए। वो लोग भी आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है। और डीए भी एक है यहाँ विद्यालय का, कुछ बच्चों ने संकेत दिया है कि शायद मैसेज आया है कि जिनका 2 माह का फी जो है ट्यूशन फी वो माफ करेंगे। तो हम लोग अगर ऐसा होता है, इस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। और जो भी बड़े संस्थान हैं जिनका, उनको तो कम से कम करना ही चाहिए।
अच्छा कुंदन जी, ये बात तो ठीक है, आप ऑनलाइन पे बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन इस समय अपने देखिए, आप भी एक, आपके भी परिवार होगा, आपके भी बच्चा होगा, आपको भी पढ़ने के लिए आप भी सोचेंगे मेरा बच्चा पढ़े। अगर क्या सोल्यूशन है कि अगर ऑनलाइन चीजें अगर आ गई थोड़ा सा, तो क्या आपको लगता है, मानता हूं कि 100% नहीं है, एक आप स्कूल में जाकर बैठकर पढ़ते हैं, एक माहौल अलग होता है, ऑनलाइन में टीचर कहीं और होता है, स्टूडेंट कहीं और होता है, मैं मानता हूं कि कुछ कमियां रही होगी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कोरोना के दौर में, पैंडेमिक के दौर पे ये ऑनलाइन चीजें अगर चल रही है तो ना के जगह पर कुछ तो हाँ तो है ना, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं तो ऐसे तो पूरी दिन बच्चा पढ़ेगा नहीं। ऑनलाइन का हम लोग बहिष्कार नहीं करते, लेकिन ऑनलाइन में मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा क्लास चल रहा है, और जो ऑनलाइन में समस्या है हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। हम ये नहीं कर रहे हैं कि ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो जितना हम लोग का परिवेश है, यहाँ जिस तरह का व्यवस्था होना चाहिए अभी नहीं है। लोग ट्रेंड नहीं है, कहने का मतलब कि गिव एंड टेक वाला प्रोसेस यहाँ नहीं, सक्सेस नहीं है अभी तक। देखिए, नोटबंदी जब हुआ था तो लोग, अतेंद्र जी, जब नोटबंदी हुआ था तो रातों रात लोगों ने पेटीएम, फोन पे लोग ने सीखा। अब यहाँ से बदलाव मुझे लगता है अतेंद्र जी की धीरे धीरे बदलाव होगी कि लोग ऑनलाइन की तरफ मूव करेंगे। देखिए ना, आप वहां सासाराम में हैं और आपकी लाइव इंटरव्यू दिल्ली से हो रही है। अगर ये चीजें ऑनलाइन ही तो हो रही है, अगर ये चीजें ऑनलाइन नहीं होता तो अतेंद्र जी की बात ऑडियंस तक नहीं पहुंचती। मानते हैं कि इसमें भी कुछ कमियां रही होगी, लेकिन ये भी तो ऑनलाइन ही है ना, सोल्यूशन तो है ना कि हम अपनी जनता तक अपनी बातें को रख रहे हैं। बात सही है रमेश जी, लेकिन हम लोग को यह भी नहीं भूलना है, अभी हम ये नहीं कह रहे कि ऑनलाइन ठीक नहीं है। हाँ हाँ। हम, लेकिन जितना अभी करना है और ठीक है, धीरे धीरे होना भी चाहिए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई सुविधा को जिस समय कम या ज्यादा देते हैं या कोई आपदा विपदा आती है तो उस समय हम जो लेते हैं उसके बदले में या बेस्ट मूल्य, उसमें भी थोड़ा सा कटौती करके और हम भी अपने इनकम में थोड़ा कंप्रोमाइज कर सकते हैं, जो भी व्यवसायी है। इंटरव्यू में आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोले कि कंसेशन होना जरूरी है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करना है, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस दीजिए चाहे कैसे भी देखिए, ठीक है। एक बात और कहना चाहेंगे रमेश जी, उदाहरण के तौर पर, हाँ। जैसे हम लोग जिस परिवेश में हैं, जिस राज्य में हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ का हकीकत क्या है? ऑनलाइन नगर परिषद का टैक्स जमा करने का हो गया, इस तरह की व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर दी। ऑनलाइन बहुत सारे काम होने लगे, और आज स्थिति है कि बिहार में जनवरी से लेकर आज तक नगर परिषद के बारे में तो मैं 100% कंफर्म होके कह रहा हूं कि सरकार के कमी के चलते, मिस हैंडलिंग के चलते, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसको आज तक दूर नहीं कर पाई सरकार, या शायद उन कंपनियों का पेमेंट नहीं हुआ, जिसके चलते आज तक नगर परिषद का टैक्स जमा करने का काम बंद है, और ऑफलाइन भी नहीं हो रहा है उसके कारण। तो कहने का मतलब है कि हम उसकी भली भांति व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण अगर एक सुविधा, एक ट्रैक बन जाए, एक डेवलपमेंट हो जाए उसका इसके बाद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब दोनों तरह से रुका हुआ है, उपभोक्ता पसोपेश में है कि हम पैसे जमा करें और नहीं जमा करेंगे तो हमारा फाइन लगेगा, कुछ भी क्लियर निर्देश नहीं आ रहा। तो जब सरकार इसको मेंटेन करने में अक्षम है तो आम पब्लिक तो, अभी मान लीजिए घर में 4 मोबाइल तो व्यवस्था करेंगे, 4 बच्चे हैं तो चूंकि एक ही टाइम पर मान लीजिए, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, कोई अलग विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कोई दूसरे विद्यालय में है। ये एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि एक घर में 4 बच्चे हैं, किसी को सेम टाइम पर क्लास की टाइमिंग होती है तो चारों बच्चे के लिए 4 मोबाइल, ये भी एक बड़ी समस्या है। और वही नहीं ना, एंड्रॉयड मोबाइल रमेश जी, हम लोगों के यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं आज भी जिस घर में मुश्किल से किसी घर में एक है, किसी में एक भी नहीं है, और बहुत घरों में ऐसा भी है कि पूरे परिवार में
ये कहीं एंड्रॉयड मोबाइल है, वो भी अभिभावक के पास है, उनको कहीं जाना हुआ तो अब ले जाएंगे, या तो ले जाएंगे या छोड़ कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है मामला। तो अभी बहुत सारा समस्या है। मैं अभिभावक का मन जो व्यवहारिक कठिनाई है उसको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विद्यालय मोबाइल खरीद के देगा चाहे कुछ भी। समझ रहा हूँ, समझ। ये सब कठिनाई है हम लोग के पास धीरे धीरे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि निकट भविष्य में कुछ ऐसा होगा कि एक परिवार में 4 एंड्रॉयड मोबाइल और उस चारों में नेट पैक वगैरह का व्यवस्था इतना आसानी से हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि 4 मोबाइल को चारों में नेट का रिचार्ज कराना ये मुश्किल हो सकता है। अतेंद्र जी, आप आए, अपनी बातें आपने जनता के बीच रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको और एसटीजी चैनल के सभी दर्शक को। ठीक।